ये तो मोदी जी की गवर्नमेंट है कि पानी के, सर ये जो 100 मेडल आए हैं ना, ऐसे ही नहीं आए हैं सर। सर पानी की तरह रुपया बहाया गया है। जहां 1 रुपए की जरूरत, जहां खिलाड़ियों ने 1 रुपया मांगा तो सीधे 100 का नोट दिया है मोदी जी ने। सर तब इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। आपको मालूम है इस बार एशियन गेम्स के लिए एक दिन भी कैंप नहीं लगा, एक दिन, नॉट इवन ए सिंगल डे कोचिंग कैंप। क्या परफॉर्मेंस आएगी सर। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ है बाबा रामदास जी, जिनको कुछ लोग खोजी पहलवान भी कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा रामदास जी। सबसे पहले तो आपको एशियन गेम्स में भारतीयों के 100 से अधिक पदक जीतने पर बधाई, जिनमें से 28 गोल्ड मेडल है। लेकिन आपका जो खेल है कुश्ती, उसमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। जी सर, आपको भी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां 100 मेडल्स की और 28 गोल्ड मेडल्स की। पर ये बात सही है कि जहां तक मुझे याद आता है, बहुत पुराने समय को अगर छोड़ दिया है तो ये आज तक की रेसलिंग की सबसे पुअर परफॉर्मेंस मानी जाएगी एशियन गेम्स में। और नॉट ओनली रिसेंट टाइम्स में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जो अभी कंक्लूड हुई है उसमें भी और एशियन गेम्स में भी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा है इंडियन कॉन्टिनेंट का। एंड देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। ये ऐसे ही नहीं रहा, एंड इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। कम से कम हमारे जैसे जो एक्सपर्ट्स है वो ये जानते थे कि यही परफॉर्मेंस आने जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं जो आगे हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो ये बताया कि वो जो बजरंग पूनिया जो है धरनाजीवी, ये हमारे आपके दोनों के जी ये प्रिय धरनाजीवी जो हैं, वो जब उनको उठा उठा के पटका जा रहा था, तो मैंने सुना है कि यहाँ हमारी हरियाणा में खाप पंचायतों ने इस पर ये निर्णय लिया है कि वो अब जाएंगे धरना देने हुआंगशू में, और वहाँ पर ये डिमांड करेंगे कि हमारे बजरंग भाई को बिना लड़े मेडल दिया जाए। इस पे कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है सर। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे धरनाजीवी पिछले 9 महीने से धरना दे रहे थे, इसलिए उनको तैयारी का समय नहीं मिला है, इसलिए उनको बिना लड़े जो है, चूंकि उन्होंने पहले गोल्ड मेडल जीत रखे थे, इस बार का गोल्ड मेडल भी उनको दे दी जाए और बाकी जो भी कंपटीशन बाकी कराया जाए पर उनको सिल्वर मेडल से शुरू किया जाए। कंपटीशन कराओ, जो फर्स्ट आ जाए उसको सिल्वर मेडल दे दो, पर हमारे धरनाजीवी को गोल्ड मिलना चाहिए सर। ये खाप पंचायतों ने और क्या नाम, 4 लाख ट्रैक्टर वालों ने ये मांग की है। तो ये ये सही क्या बात है। अब रवाना हो रहे हैं क्या युवांग के लिए? नहीं, अभी सर तेल भरवा रहे हैं सर। 4 लाख ट्रैक्टर है ना, तो उनमें सर तेल तो भरने में टाइम लगता है, तो अभी तेल भरवा रहे हैं। 4 लाख ट्रैक्टर जाएंगे हुआंगजू। तो ये कितने दिन में पहुंचेंगे? फिर तब तक क्या बजरंग वहीं बैठा रहेगा? तो कुश्ती कुश्ती फेडरेशन तो और ओलंपिक कमेटी तो उसका खर्चा देगी नहीं। इधर खर्चे की इनको क्या कमी है, इनके पास तो कनाडा से फंडिंग आ जाएगी। और सर राकेश ये टिकैत दे जो देगा धर क्या? हाँ हाँ, नहीं सर, धरनाजीवियों को फंडिंग की कमी नहीं होती सर। इनके बड़े आका बैठे हैं विदेशों में, वहां से फंडिंग कर देते हैं। देश में बहुत सारे आका बैठे हैं सर, पॉलिटिकल आका अच्छा, हैं एक जो पहले देश एक ये सुझाव आया था कि इन लोगों को अपने खाप ओलंपिक्स अलग से करवा लेने चाहिए। लेकिन मैंने सुना है खाप ओलंपिक्स भी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वहाँ भी ऐसे बच्चे बैठे हैं जो इनको पटक देंगे। सर, बड़ा दुर्भाग्य जो कुछ भी रहा ना, इट वाज रियली वेरी, मतलब अनफॉर्चुनेट। मतलब आखिर 9 महीने तक रायता फैलाया इन लोगों ने सर। 9 महीने तक गंदगी फैलाई, पूरी कुश्ती को बदनाम कर दिया, पूरी फ्रेटर्निटी बदनाम हो गई सर। मतलब घिन आने लग गई। हासिल क्या हुआ? बात सोचने वाली है ना कि सर नेट रिजल्ट क्या हुआ। भाई बजरंग पूनिया आज द मोस्ट डिसग्रेस्ड रेसलर इन द रेसलिंग फ्रेटर्निटी, है ना। मुझे तो ये चिंता है कि वो हिंदुस्तान जब पूरी टीम आएगी तो वो, मुझे लगता है किसी चोर दरवाजे से साइड से बाहर निकल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, पूरी पूरी टीम मेन गेट से बाहर निकलेगी, बट बजरंग पूनिया निश्चित रूप से उसको साइड से निकाल दिया जाएगा। वो कोशिश करेगा
ही विल नॉट फेस द पब्लिक, ही विल नॉट फेस द मीडिया, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे कर रखे हैं। और सर मैं वैसे आपको बताऊं जी। जी, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि पूरा हिंदुस्तान किसी एक खिलाड़ी, अपने देश के खिलाड़ी की हार की कामना कर रहा, आज से नहीं, 2 महीने से, मतलब एवरीबॉडी वाज प्रेइंग कि हे भगवान ये हार जाए। और जब ये सर, कैन यू इमेजिन, मैं आपको हरियाणा का, वहां पे ना बहुत सारे लोग ग्रुप बना के इसकी बाउट देख रहे थे, और जैसे ही इसके खिलाफ पहला पॉइंट गया ना, तो हरियाणा में किलकी मारी जाती है, ओ बेटे, ऐसे करके सर किलकी मार रहा था पूरा हरियाणा, जब जस जस इसके खिलाफ पॉइंट जा रहा था। और जब 10-0 हो गया ना, सर दिवाली मनाई गई है, पटाखे चले हैं गांव में, पीपल सेलिब्रेटेड डिफीट, पीपल ऑफ हरियाणा सेलिब्रेटेड द डिफीट ऑफ वन ऑफ देयर किड्स। व्हाई, क्यों? जो कल तक इतना बड़ा हीरो था सर, हमें याद है, मैंने खुद इस लड़के के पक्ष में टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम कौन से वीडियोस बनाए सर, आप उठा, इट इज ऑन रिकॉर्ड स्टिल, मेरी फेस यूट्यूब चैनल पे है। मैं इस बच्चे की विजय की कामना करता था, और मतलब बताता था कि वी हैव गॉट सच अ टैलेंटेड बॉय इन आवर रेसलिंग टीम, जो दुनिया की कोई ताकत उसका मेडल इस बार रोक नहीं पाएगी। तो सर आखिर इट वाज सच अ, मतलब डिस्ग्रेस, व्हाट अ फॉल, कहां से आप अर्श पे बैठे थे और फर्श पे आके गिर गए, किस लिए, क्या हासिल किया आपने इसमें? उनको तो और फेडरेशन पे देखिए, कब्जा चाहिए था ना। हाँ हाँ, सर फेडरेशन पे कब्जा चाहिए था, इसके अलावा सर एक बात बताऊं आपको, मुझे ये एक बात कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, मैं अभी आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स कि ही वॉज वन ऑफ अवर बेस्ट बेट्स, ये ही वॉज अवर बेस्ट टैलेंट। अगर ये इस नेतागिरी में नहीं पड़ता ना सर, ये जो पिछले 10 महीने इसने जो नेतागिरी की है और ये धरनेबाजी की है, और ये अपनी पहलवानी करता रहता, तो सर आज भी ये वर्ल्ड का नंबर 1 पहलवान होता, बशर्ते कि ये पहलवानी करता रहता। तो इसने पहलवानी छोड़ के सर, इसका फोकस ही हट गया सारा, ये नेतागिरी में पड़ गया। अगर ये 10 महीने इसने पहलवानी की होती ना सर, तो ये जितने हैं ना, तो आज ये जापानी ईरानी, इन्हें ये 10-0 करता उनको। ही इज सो टैलेंटेड। पर सर एक बात है, देखिए आज के जमाने में ना देयर आर नो शॉर्टकट्स, ये कोई कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है सर, एशियन गेम्स में है यहाँ वर्ल्ड क्लास, वो जो दोनों जापानी भी और ईरानी दोनों वर्ल्ड चैंपियन थे। और आप देखिए ना कि 21-21 साल के लड़के सर, दैट मीन्स आज 20-21 साल का जो लड़का होता है ना, वो वर्ल्ड चैंपियन बनता है। तो ऐसे नए बच्चों से लड़ना सर, नए बच्चों के सामने, और अच्छा, नए बच्चों के रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनसे आप बिना तैयारी के नहीं लड़ सकते। एक्सपीरियंस काउंट्स, बट फिजिकली अगर आपकी तैयारी सही नहीं है, फिर वो नहीं आपको खड़ा होने देंगे। तो आप उसकी कुश्ती एज अ टेक्निकल पर्सन, एज अ कोच, जब मैं उस कुश्ती को एनालाइज करता हूं, तो आई फाइंड कि ही लैक्ड एवरीवेयर। सबसे पहले तो उसका मोरल बहुत डाउन था, वो एकदम बुझा हुआ, उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देख लें और उसके अटैक्स देख लीजिए, उसमें देयर वाज नो शार्पनेस, देयर वाज नो स्पीड, फाइनेस नहीं थी, जो रिफ्लेक्सेस होने चाहिए ना। और सर ये रेसलिंग जो है ना, ये छोटे वजनों की रेसलिंग होती है, ये बहुत स्पीड का गेम है, इट्स अ वेरी डायनामिक स्पोर्ट्स। तो डिफेंस था ही नहीं, ना अटैक्स थे। आपको हम लोग पिछली जो आखिरी 2 कुश्ती आ रहा है, इसमें उसने एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया। वो जो ईरानी के साथ जो 8-1 का स्कोर है, हम्म। इनफैक्ट इट इज 8, वो 0, उसमें 1 पॉइंट जो मिला वो पैसिविटी का मिला है, इसने स्कोर नहीं किया वो पॉइंट उस पर। होता क्या है कि जब आप कंफर्टेबल लीड ले लेते हैं, हमारा 8-0 से आगे चल रहा था ईरानी, और सिर्फ 40 सेकंड बाकी है, तो उसने कहा क्यों रिस्क लिया जाए, है कि रेसलिंग है, कुछ भी हो सकता है, चित हो सकता है आदमी है, 2 सेकंड पहले भी चित, तो उसने आखिरी 40 सेकंड वो डिफेंस करने लग गया। उस डिफेंसिव होने की वजह से उसके खिलाफ एक कॉशन पॉइंट चला गया।
तो वो एक पॉइंट मिला है बजरंग पूनिया को, अदरवाइज ही डिड नॉट स्कोर। अटैक नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ना डिफेंस था। और जापानी ने तो बच्चों की तरह 10-0 करके बाहर निकाल दिया। वो ऐसे लड़ रहे थे जैसे बच्चों से लड़ते हैं। और उसको तो धक्का देके पुश करके 1 पॉइंट ले लेता था फटाक हाँ, से, और नहीं फिर नहीं, ही वॉज टेक नो डाउन करके मैच। 2 पॉइंट ले लेते। हाँ हाँ, जब मर्जी चाहा तब ले लिया। और वो तो 1.5 मिनट पहले कुश्ती खत्म होगी ना। अगर वो 1.5 मिनट और चलती, जैसे 10-0 के बाद भी, चलो एक काम करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं 6 मिनट के, तो अभी अगले 1.5 मिनट में 10 पॉइंट बनाता वो। और अच्छा, इनका क्या है सर, वेटरन है ना, सीनियर है, तो ये अपने अनुभव के बल पे एक कुश्ती तो निकाल सकते। इनके साथ यही हुआ। पहली 2 कुश्ती है ठीक लड़ा। पहली कुश्ती तो इसकी एक हलवा मिल गई थी, वो फिलीपींस का था। दूसरी कुश्ती वो बहरीन का था। बहरीन ने इधर क्या किया है कि दागिस्तान, रशिया के सारे खिलाड़ियों को नागरिकता दे के, पैसे दे के अपने से अपनी वो दे दी है। और हाँ, दागिस्तान जो प्रांत है, एथलेटिक्स में सारे अफ्रीका से उठा लाया। हाँ हाँ हाँ, तो वो सब लाके उसने अपनी टीम बनाई है। तो हम ये सोच रहे थे कि यहाँ भी दागिस्तान का कोई लड़का होगा, पर नहीं, वो ऐसे ही कोई था, हल्का लड़का। तो उसको भी इसने 10-0 हरा लिया, या उसको हरा लिया। पर उस 2 कुश्तियों में ये थक गया। तीसरी चौथी कुश्ती में का रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, आखिर क्यों ऐसा हुआ? सर, जब पहलवानी करने का समय था ना, तब तो ये नेतागिरी कर रहे थे, हैं? अच्छा, फिर होता क्या था, रेसलिंग, इस लेवल की रेसलिंग जो है ना, वो 6 से 8 घंटे रोज मांगती है, 6 to 8 hours। और बड़ा अच्छा, इनके साथ क्या हुआ कि देखिए, जब जो 65 किलो का पहलवान होता है ना, आमतौर पर उसका वजन 70 किलो रहता है। फिर वो कंपटीशन से 1 महीना पहले रिड्यूस करते करते 65 किलो ले आता है। इसका वजन हो गया था सर बढ़ के 75 किलो, या उससे भी ऊपर। तो सर, 75 किलो से 65 किलो लेके आना, 10 किलो, और समय इतना था नहीं। अच्छा, उसके बाद जब पहलवानी करने का समय बीता, ही वेंट टू कजाकिस्तान फॉर अ 35 डे कैंप। उस कैंप को बीच में अधूरा छोड़ के 24 दिन बाद वापस चले आए। क्यों? क्योंकि यहाँ फेडरेशन का चुनाव था। जबकि सरकार ने, टॉप्स ने, साई ने, टैक्स पेयर मनी में से 70 लाख रुपए का बजट था सर। 6 लोगों की टीम थी इसकी, 6 लोगों के एंटूराज के साथ के एशियन गेम्स की तैयारी करने के लिए वहां गया था कजाकिस्तान, टॉप्स के खर्चे पे। और 35 दिन का कैंप था, 24वें दिन वापस आ गया। किसी से पूछा, भाई बाप का माल है, तुमको 70 लाख रुपए भारत सरकार खर्च दे रही है। सर, हमारे जमाने में सरकार 70 रुपए नहीं खर्चती थी, मुझे याद है। ये तो मोदी जी की गवर्नमेंट है कि पानी की। सर, ये जो 100 मेडल आए हैं ना, ऐसे ही नहीं आए हैं हम्म सर। हम्म सर, पानी की तरह रुपया बहाया गया है। जहां 1 रुपए की जरूरत, जहां खिलाड़ियों ने 1 रुपया मांगा, तो सीधे 100 का नोट दिया है मोदी जी ने। सर, तब इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन ये जो हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जिसमें आते थे, जैसे रेसलिंग में कोई गोल्ड नहीं आया, बॉक्सिंग में भी कोई गोल्ड नहीं आया, ये सर, इसमें इसमें अच्छे गोल्ड आया इसका करते थे। कारण है, बॉक्सिंग में कोई गोल्ड नहीं आया, इसका एक कारण, बॉक्सिंग ने भी बिना ट्रायल के टीम सेलेक्ट की थी, आपको पता है? यस, बॉक्सिंग वाले भी इसी तरह कोर्ट कचहरी करते फिरे। वहां पर भी एक स्टार खिलाड़ी था, अमित पंघाल, उसकी ट्रायल ही नहीं उसको, जबकि वो ओलंपियन है, उसकी ट्रायल नहीं, उसको निकाल दिया। तो मैंने एक बॉक्सिंग के पदाधिकारी से पूछा कि आपने क्यों ट्रायल नहीं ली, आपने आपने किस आधार पे इन स्टार खिलाड़ियों को निकाल के नए लड़के रख लिए? उन्होंने स्टार खिलाड़ी हटा के बिना ट्रायल के नए लड़के रख लिए। तो वेरी गुड। उन्होंने जस्टिफाई किया कि हाँ, तो उन्होंने हम्म। जस्टिफाई किया कि ये जो स्टार खिलाड़ी थे, अपने आप को खेल से और संघ से ऊपर समझने लग गए थे। और इनडिसिप्लिन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉक्सिंग में। मतलब खिलाड़ी कैंप छोड़ के 4 दिन के लिए चला जाता है और कोच को इन्फॉर्म तक नहीं करता। ये बॉक्सिंग की समस्या थी। तो बॉक्सिंग वालों ने कहा, ठीक है, आओ बेटा, इस बार तुमको सुधार देते हैं।
सारे खिलाड़ियों को, बड़े स्टार खिलाड़ियों को कैंप से निकाल दिया जो इनडिसिप्लिन में थे। तो सर जिस खेल में इनडिसिप्लिन आ जाएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि ही इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। सर अगर ब्रजभूषण सिंह बैठे हो ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है जोर से खांस जाए, कोई चू नहीं कर सकता उनके सामने। इसीलिए उनके रिजल्ट आ रहे थे, डिसिप्लिन से है। इसीलिए रिजल्ट आ रहे थे। हाँ, इसीलिए रिजल्ट आ रहे थे। सर देखिए, डिसिप्लिन बुरा तो बहुत लगता है कुछ लोगों को, पर उसी से रिजल्ट आते हैं सर। कुछ लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन ने हमको बांध रखा है, पर वो डिसिप्लिन ही रिजल्ट देता है। और आप देख लीजिए ना, जब से ब्रजभूषण सिंह गए, एक भी नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, नॉट इवन सिंगल नेशनल लेवल टूर्नामेंट इन इंडिया। जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने एक साल में 20-22 नेशनल लेवल के टूर्नामेंट कराते थे। 22, एक दो नहीं, एक भी नहीं हुआ। सर मुझे याद है, मैं साई में खुद कोच था उन दिनों। एशियन गेम्स का कैंप 1.5 लगता था, 1.5 लगातार कैंप। आपको मालूम है इस बार एशियन गेम्स के लिए एक दिन भी कैंप नहीं लगा, एक दिन, नॉट इवन ए सिंगल डे कोचिंग कैंप। क्या परफॉर्मेंस आएगी सर? जो पुराना कोचेस का पैनल था, उसमें 9 कोचेस थे जो कि एक साल से बच्चों के साथ लगातार मेहनत करते थे, ट्रेनिंग कराते थे, सब कुछ कराते थे। सर ये जो एडॉक कमेटी आई, उसमें 2 राहु केतु आए। इन्होंने अपने सिफारशी 2 पहलवान पुराने कोचेस, इन धरना जीवियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एडॉक कमेटी में घुसा दिए। उन्होंने सारे डिसीजन लेने शुरू कर दिए। ये जो डिसीजन था ना कि ट्रायल नहीं होगी 53 और 65 की, ये उन दोनों राहु केतु का डिसीजन था। और उन्होंने सारा कोचेस का पैनल ही बदल दिया, 9 नए कोचेस ले गए। तब जो पुराने कोचेस थे, जो खिलाड़ियों से परिचित थे, उनको हटा दिया, अपने सिफारशी टट्टू भर लिए। सर जिस कोच को खिलाड़ी से कोई मतलब ही नहीं रहा पिछले 1 साल से, वो पहली बार उसको एयरपोर्ट पे मिल रहा है, उसको क्या कुश्ती लड़ाएगा? आप जानते ही नहीं अपने स्टूडेंट के बारे में कि इसकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या खूबियां हैं, कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ ये डिमोरलाइज होता है, कहाँ इसके वीकर पॉइंट्स हैं, कहाँ इसके फाइनर पॉइंट्स हैं, इसको कैसे मोटिवेट रखना है, इसको, इसका मोराल कैसे अप होता है, कैसे डाउन होता है। कोच जानता ही नहीं स्टूडेंट को, एशियन गेम खेलने चल दिया। यही हाल वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ, अपने सिफारिशी टट्टू भर दिए गए जिसका खिलाड़ियों से कोई परिचय ही नहीं था। तो सर कैसे आ जाएगी परफॉर्मेंस, आप बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो जो लड़की है जो विनेश फोगाट की जगह पे गई, विनेश फोगाट को इतनी अकल कैसे आ गई? उस लड़की ने, बिल्कुल जूनियर है, उसने फिर भी ब्रॉन्ज़ मेडल निकाल दिया और वो फाइनल में पहुँच जाती, उसके बहुत ही नज़दीकी से हारी है, जबकि बिल्कुल जूनियर है। सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आखिर ये विनेश फोगाट को इतनी अकल क्यों आ गई, कैसे आ गई, और वो चोट का बहाना बना के वो जो है टीम से हट गई। सर बहुत से लोगों ने इनको ये सलाह दी थी, और मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर ये बजरंग पूनिया भी विशाल कालीरमन के फेवर में अगर टीम से हट जाता ना, ये कह देता कि भाई मैं बड़े बुजुर्गों की बात का सम्मान करता हूँ, उनकी बात सिर माथे पे, और ये सही बात है कि किसी बच्चे के हक को नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैं का विशाल के लिए सीट खाली करता हूँ, और विशाल ट्रायल में फर्स्ट आया, विशाल को ही लड़ना चाहिए। अगर वो ये बोल के हट जाता ना सर, आज वो देश का हीरो बन जाता। जब मैंने आज ही एक फेसबुक पोस्ट लिखी है, मैंने कहा आज लोग बजरंग पूनिया की हार का को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोगों को गुस्सा ये नहीं है कि उसने धरना दिया या क्या कुछ हुआ, जी नहीं। लोगों को गुस्सा ये है कि ये अनफिट होते हुए, अनफिट होने के बावजूद बिना ट्रायल के एक जूनियर बच्चे का हक मार के एशियन गेम्स में गया और हार गया। अगर ये इनको सबको हरा के ट्रायल दे के जाता, फिर हार जाता, देश इसके साथ खड़ा होता। सर एक बार बताओ, और भी तो सैकड़ों खिलाड़ी हारे हैं, आपने किसी को गाली सुनते देखा? नहीं ना। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी इसी देश उनके साथ खड़ा है। एशियन गेम्स में, हाँ, देश उनके साथ खड़ा है। तो
सर खेल है, हार जीत होती है, क्या हम इस बात को नहीं समझते क्या? पर जब आप बेईमानी से टीम में घुसे थे, लोगों की बददुआएं लेके गए थे, सर 4-4 पंचायतें हुई, जिसमें से 3 पंचायत इसने खुद बुलाई, बोला हाँ ठीक है उस दिन बुला देना मैं आ जाऊंगा, नहीं गए। 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया कि आओ कुश्ती लड़ो, हमारे लड़के को हराओ, 1 करोड़ रुपया भी लो, इज्जत लो, पगड़ी पहनाएंगे और तुमको खुद एयरपोर्ट पे जो है शुभकामनाओं के साथ विदा करके आएंगे। 1 करोड़ रुपए का नाम रखा था हरियाणा वालों ने कि आओ विशाल कालीरमण को हरा के जाओ। हम कहते हैं अगर हरा के जाते, बेशक एशियन गेम्स में जाके यही परफॉर्मेंस देते, हार जाते, पर उससे इज्जत बढ़ती। आज आप देश के सबसे बड़े विलेन बन गए, आप मीम मटेरियल बन गए हैं, एवरीबडी इज लॉफिंग, आप लॉफिंग स्टॉक बन गए हैं, आपने पूरी कुश्ती को बदनाम कर दिया, आपने पूरी जी हाँ, कुश्ती को जी हाँ। नहीं कलंकित कर तब दिया। विनेश को तो समझ में आ गया, साक्षी को भी समझ में आ गया, हाँ हाँ, देखिए एक मिनट सर, सेम संगीता को ऑफर भी वाज समझ में आ गिवन। गया। यस, नहीं सर, यही ऑफर रवि दहिया को भी दी गई थी कि आप चूंकि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इसलिए आपकी भी ट्रायल नहीं होगी, आपको भी डायरेक्ट सिलेक्शन देते हैं। रवि दहिया ने मना कर दिया सर। सर यही ऑफर तो रवि दहिया को दी गई थी कि आपकी भी ट्रायल नहीं होगी, आपको चलिए आपको डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं हम। रवि दहिया रिफ्यूज, बोला नहीं मैं ट्रायल दूंगा, जबकि ही वॉज रिक्यूपरेटिंग, उसको सर नी में इंजरी हुई थी, वो भी पूरी तरह फिट नहीं था, पर लड़ा। ही डिड नॉट टेक द शॉर्टकट रूट। लड़ा और हाँ, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा, और सर अब सबसे बड़ा सवाल, आज देश एक सवाल पूछ रहा है कि तुमने ये जो रायता फैलाया फेडरेशन के खिलाफ, ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? और आखिर में आज जो फाइनल रिजल्ट आ गया, तुम्हें हासिल क्या हुआ? भाई तुम यही तो, भाई ब्रजभूषण कहते थे कि नेशनल खेलो, ट्रायल दो, सेलेक्ट हो जाओ, तुम कहते थे नहीं हम बिना ट्रायल के जाएंगे। तुमने इतना बड़ा बवाल मचा दिया, झूठे आरोप लगा दिया, सब कुछ हो गया। आज तुम जो है बेइज्जत होके एशियन गेम से वापस आए हो, तुमको हासिल क्या? सर इस धरना जीवी, आप कोई पूछे ना कि इस धरना जीवी गैंग को हासिल क्या है? फेडरेशन का चुनाव इन्होंने स्थगित करा रखा है, 1 साल से कुश्ती को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। अभी अगले महीने देख लीजिएगा आप, मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूँ, विद इन 30 to 35 days, 40 days मैक्सिमम, ये स्टे वेकेट हो जाएगा और WFA का चुनाव हो जाएगा, और जो है यही ब्रजभूषण शरण की टीम का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, और इनके कैरियर खत्म हो चुके हैं सर। इनके अंदर आत्मबल ही नहीं बचा कि अब ये दोबारा पहलवानों को फेस कर सकें या ये दोबारा मैट पे चढ़ सकें। अगर ये अब भी कमबैक कर लेते तो इट विल बी मिरेकल। इनका जी, जी, इनका जी, कैरियर बिल्कुल। खत्म हो गया सर। और ये चुनावों का क्या हो रहा है? ये चुनावों को स्टे वेकेट कराने के प्रयास एड हॉक कमेटी तो करती ही नहीं दिख रही है। उसको तो मज़े आ रहे हैं नहीं कि नहीं, ठीक है, एडहॉक, हम बने हुए। नहीं नहीं सर, एडहॉक कमेटी का कोई मतलब नहीं है चुनाव से। उसको तो खाली चुनाव संपन्न कराना है, वो एक तरह से रिटर्निंग ऑफिसर है ना, वो एक तरह का चुनाव आयोग है। बात ये है कि ये तो स्टे होगा, इसी धरनाजीवी गैंग ने ही स्टे ले रखे हैं हाईकोर्ट से, यही चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट से ले आया, जब गुवाहाटी हाईकोर्ट वाला वेकेट हुआ, 12 तारीख को चुनाव था, 12 अगस्त को, 11 अगस्त को ये पंजाब हाईकोर्ट से ले आए। उसने तारीख दे रखी है शायद 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर को हो सकता है वो स्टे वेकेट हो जाए, नहीं तो 1 आध तारीख और हो जाएगी, 1 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा WFI का। इनके सारे मंसूबों में पानी फिर जाएगा। सवाल यही है, तुमको ये सब बेइज्जती करा के हासिल क्या हुआ? तुमने लाखों नए बच्चों का करियर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। कुश्ती सर वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की, जहां हम टोकरा भर के मेडल ले आए, रेसलिंग तो एकदम सन्नाटा है। एक दो जो बच्चे जो ब्रॉन्ज ले आए, बस वही है। लड़कियों में 1 ब्रॉन्ज आ गया, 2। दीपक पुनिया लाया सिल्वर।
हाँ, दीपक पुनिया लाया। तो दीपक पुनिया, अच्छा, इन्होंने दीपक पुनिया को भी अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश की थी कि तुम भी आओ, तुम भी धरना दो। नहीं गया वो? आपको मालूम है? दीपक पूनिया को भी पहले दिन तो झूठ बोल के ले आए थे सबको, दूसरे दिन कोई नहीं गया समझदार बच्चा। उन्होंने कहा हमसे कोई मतलब नहीं, हम अपनी पहलवानी करने आए हैं, हमको अपनी पहलवानी कर दो, हमको इतने नेतागिरी में नहीं पड़ना। वो देखिए, दीपक पूनिया भी वर्ल्ड चैंपियन पहलवान से आ रहा है सर, जिससे आ रहा है ना आज, वर्ल्ड का सबसे तगड़ा पहलवान है अपने वजन का। तो दीपक पुनिया वर्ल्ड चैंपियन से हारा जी, और नॉट ओनली सर, वर्ल्ड चैंपियन तो कम उम्र के बच्चे हुए थे ना, वो इज द वेटरन सीनियर वर्ल्ड चैंपियन, जिसको कि 10 साल का विश्व स्तर का अनुभव भी है। और मैं आज की बता रहा हूँ, आज की तारीख में दीपक पूनिया इज अवर बेस्ट बेट। जो लड़का अगले ओलंपिक के लिए, देखिए मैं आपको जो सही सबसे दो दो लोगों पे मैं बेट कर सकता हूँ। वन इज दीपक पूनिया, क्योंकि वो पिछले ओलंपिक में भी सर, मतलब बस मेडल उसको छू के निकल गया है पिछले ओलंपिक में टोक्यो में, जबकि टोक्यो में उसकी उम्र बहुत कम थी, ही वाज हार्डली 21। इस बार वो ही इज ऑलमोस्ट 24। और एक अंतिम पंगाल, हालांकि वो एकदम छोटी बच्ची है सर, शी इज हार्डली 20। तो ये हमारी बेस्ट होप्स हैं। इसके अलावा एक दो और बच्चे भी ओलंपिक में ठीक परफॉर्म करेंगे, बशर्ते कि अभी तक तो जैसे अब दीपक पूनिया को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। अंतिम पंगाल दीप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, अभी ओलंपिक क्वालिफायर्स होंगे। पर ये हमें सबसे पहले तो वी मस्ट सेट आवर हाउस स्ट्रेट, हमें अपने जो घर की जो गंदगी है, इस कुश्ती वाली जो है ना, ये इसको ठीक करना पड़ेगा। फेडरेशन दोबारा काम करने लगे, बच्चों का मोराल जो अभी इस वक्त बहुत डाउन चल रहा है, उसको वापस लाइन पे लाया जाए, और सब कुछ ठीक ठाक करके, सब कुछ पुरानी बातें भुला के नए सिरे से सर पूरा एकदम लक्ष्य पे केंद्रित होकर काम करेंगे, तो इस बार भी हम ओलंपिक में बेहतर कर सकते हैं। पर नाउ हमारे पास समय बहुत कम है। नाउ नाउ इज द टाइम कि सब कुछ भूल के हम ओलंपिक पे फोकस करें, ट्रेनिंग बच्चों की दोबारा प्रॉपर्ली शुरू इसमें हो तो। साई का क्या रोल है आपके ये जो डब्ल्यूएफआई की कंट्रोवर्सी है? सर साई का ही तो सारा रोल है। मैं तो इस शुरू से पहले दिन से कहता रहा हूं कि इस पूरे ये जो रायता फैला है, ये जो षड्यंत्र हुए हैं, साई सबसे बड़ी दोषी। साई ने ही ये, इनफैक्ट इनको पहली बार जो बिठाया था ना धरने पे, वो साई ने बिठाया, साई के डीजी साहब। मैं तो उनका नाम लेके हमेशा आरोप करता हूं। और अनुराग ठाकुर की भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं रही। वो चाहते तो स्थितियों को बेटर कंट्रोल कर सकते, सही से मैनेज नहीं कर पाए। इन दो लोगों को मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूं इस पूरे प्रकरण में। पर डीजी साई तो वो तो एक तरह से उनका षड्यंत्र है जो आज हम भोग रहे हैं। कुश्ती को उन्होंने बर्बाद किया है डीजी साई ने। जी। जी और कुश्ती एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हम ओलंपिक मेडल की आशा कर सकते हैं। नहीं सर, तो अभी ये जो आपको एक पता है कि साल, ओलंपिक में गोल्ड कितना मुश्किल होता है। जी सर, एक साल जो ये खराब हो गया ना सर, ये अगर ना हुआ होता तो सिर्फ एक ही गेम था जिसमें हम गारंटी ले सकते हैं कि भैया देखो, और किसी का गोल्ड आए चाहे ना आए, कुश्ती में तो मेडल, गोल्ड तो नहीं, मेडल आएगा। और किसी का चाहे मेडल आए चाहे ना आए, कुश्ती का ओलंपिक में मेडल आएगा। पर इस वक्त नहीं ले पाऊंगा मैं गारंटी, क्योंकि एक साल से हमने कुछ किया ही नहीं है। एक साल से तो हमारी कोई तैयारी नहीं, एक साल से तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे हम। और वो जो चार्जशीट का मुकदमा चल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उसकी क्या स्थिति है अभी? उसमें सर आज डेट थी, आज ही चार्जेस फ्रेम होने के लिए बहस चल रही है, और आज भी उसकी डेट थी, और वो लगभग हर हफ्ते 10 दिन पे वो उसकी डेट्स दे रहा है जज, वो जो सुनवाई कर रहा है। और वो मुकदमा तो बहुत तेजी से चल रहा है, और मुझे लगता है शायद आज कुछ हो गया होगा। नहीं वैसे अभी तो कोई न्यूज तो आई नहीं है, पर अगली तारीख तक शायद चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे, या जो भी जज ने जो भी फैसला लेना होगा चार्जेस फ्रेम करने पे वो ले लेंगे। तो
वो तो फास्ट ट्रैक में है सर मुकदमा, वो तो विद इन 6 मंथ्स क्लियर हो जाएगा। और एविडेंस नाम की चीज कोई है नहीं, सिर्फ ये जीजा साले ही खुद एक दूसरे के गवाह हैं, है एविडेंस नाम की कोई चीज नहीं, मैंने तो वो चार्जशीट देखी है, और उस चार्जशीट में तो जो पुलिस ने जो चार्जेस लगाए हैं, उसमें नहीं। कोई भी एनालिसिस नहीं की है, एविडेंस को हाँ, वे किया ही नहीं है, एविडेंस की जी। क्रेडिबिलिटी पर कोई डिस्कशन ही नहीं है। बस इसने ये कहा, और यहाँ पर ये इनकी लोकेशन पाई गई, इसलिए चार्ज हुँ, प्रूव्ड है। इस तरह की हुँ, तो चार्जशीट है वो। हुँ, हुँ। चूँकि उस दिन उस शहर में मौजूद थे, इसलिए इन पर मुकदमा चलाया जाए। सिर्फ इस शहर में मौजूद थे, ये प्रूफ है। जी। तो अब आप क्या सोचते हैं, 2024 के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? किस तरह से सर कुश्ती में सबसे वापस ये सब जो राहु सबसे केतु, बजरंग पूनिया और ये फोगाट्स और ये सब जो लगे थे, राहु केतु का ग्रहण कैसे दूर किया जा सकता है? सर राहु केतु तो खैर वो जैसे ही कुश्ती संघ के चुनाव होंगे, अच्छा, इनकी पिटाई होगी क्या एवरीथिंग। हरियाणा में, बजरंग पूनिया की? सर एक बार बताऊं, अब पिटाई में कुछ कसर बाकी है क्या सर? इतने बड़े स्टार की इतनी बेइज्जती हो जाए, हैं लोग गालियां दे रहे हैं, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं, लोग मीम बना रहे हैं, इसके खिलाफ जब ये हार रहा था, तो हर पॉइंट पे हरियाणा में लोग जो है वो किलकी मार रहे थे, हंस रहे थे। मतलब हर जैसे क्रिकेट में हर चौके छक्के पे सेलिब्रेट नहीं होता था, तो जब वो जापानी इसके ऊपर पॉइंट बनाता था तो हरियाणा वाले किलकी मार रहे थे। अब तो इससे बड़े जूते क्या आप आप बताइए। जी, सर ये तो 2024 के लिए बहुत क्या होना बहुत चाहिए? तो 2024 के लिए सबसे पहले कुश्ती संघ के चुनाव कराए जाए, नई रेसलिंग फेडरेशन आए, कामकाज संभाले, और तुरंत सबसे पहले नेशनल, देखिए ये जो नवंबर का महीना है ना, हर साल नेशनल चैंपियनशिप होती थी, इस साल कोई नाम तक नहीं ले रहा नेशनल चैंपियनशिप का। तो सर सबसे पहले तो नेशनल चैंपियनशिप शुरू हो सारी, और जो बच्चे सेलेक्ट हों उनके कोचिंग कैंप्स लगाए जाए, और आगे हमें अगले इसके बाद ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स होंगे पूरी दुनिया में, उन टूर्नामेंट्स के लिए कोचिंग कैंप लगाए जाए। आखिर लड़के जब, अब सर अभी क्या होता है, देखिए जब पूरी टीम एक जगह रहती है तो एक डिसिप्लिन रहता है कि भैया शाम को अगर 5 बजे असेंबली है, और अगर 50 लड़के कैंप में हैं तो वो 50 के 50 हाजिर होंगे, एक सेकंड भी कोई लेट नहीं हो सकता, यू कांट मिस द ट्रेनिंग। जब आप अपने घर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सर गए नहीं गए, मतलब क्या क्या खाया क्या सोया, घर का माहौल तो आपको पता ही। तो सबसे पहले कोचिंग कैंप लगाए जाएं, और जितने भी ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है उसमें कायदे से तैयारी से टीम भेजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकें, और फिर उसके बाद ओलंपिक की तैयारी अभी से शुरू करें। उसके लिए WFA का चुनाव और नेशनल चैंपियनशिप, ये दो काम बहुत जरूरी, तभी आप ओलंपिक के बारे में कुछ सोच पाएंगे। जी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम, बाबा रामदास जी। धन्यवाद सर। और बजरंग पूनिया जब आता है, उसके बाद क्या दृश्य होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में एक बार फिर से बात कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपके जय दर्शकों भारत, का भी वंदे मातरम। आपके दर्शकों को भी हार्दिक धन्यवाद, अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम।